नमस्ते दोस्तों, आज हम इस लेक्चर में डेली करंट अफेयर सीरीज से 6 जून 2024 के करंट अफेयर्स को स्टडी करेंगे, जिसमें हम यहाँ लिखे गए टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ चाहते हैं तो अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको एक टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी। उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और आपको वहाँ पे डेली करंट अफेयर के पीडीएफ मिलते रहेंगे। आपको इस वीडियो के एंड तक बने रहना है, क्योंकि एंड में हम इन टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं। और आप तो जानते हैं एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कितनी ज़रूरी है, तो एमसीक्यूज को सॉल्व कीजिए। आपको जो भी आंसर ठीक लगता है उस आंसर को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करें। 6 जून 2024 की सबसे पहली जो न्यूज़ देखने मिल रही है वो है पीएम किसान को लेके। अब नाम किसान आ रहा है तो आप तो बोलेंगे ही कि ये करंट अफेयर तो हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर में ही जाएगा। यस, तो ये एग्रीकल्चर के सिलेबस से आपको इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। पीएम किसान तो हुआ क्या है, 1 लाख फार्मर्स जो उन्होंने वॉलंटरी गिव अप कर दिए अपने पीएम किसान के बेनिफिट्स। लास्ट ईयर उन्होंने अपने बेनिफिट्स छोड़ दिए हैं। पीएम किसान वाले बेनिफिट्स जो मिलते थे, ये स्कीम के अंडर जो बेनिफिट मिलते थे, ओवर 1 लाख फार्मर्स ने। अब बैकग्राउंड देखते हैं, बिहार, यूपी, राजस्थान लीड द चार्ट। वहाँ सबसे ज़्यादा 1.16 लाख फार्मर जो है उन्होंने वॉलंटरीली जो बेनिफिट्स है, जो एनुअल ₹6000 मिलते थे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पीएम किसान, ये उसका फुल फॉर्म है, किसान सम्मान निधि के तहत वो यहाँ पे गिव अप कर दिए, वो यहाँ पे छोड़ दिए हैं। और अक्रॉस द कंट्री ये देखने मिला है, जून 2023 से मई 2024 तक ऐसा होते हुए दिख रहा है। जो भी हमारे पास डेटा अवेलेबल है, किसके पास है डेटा अवेलेबल, तो याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के डेटा के अकॉर्डिंग हमें ये पता चल रहा है। अब हम ये चीज़ सोच रहे होंगे कि भाई क्या रीज़न हो सकते हैं कि ऐसा सब हो रहा है, तो पॉसिबल रीज़न ये है कि कुछ फार्मर्स जो पीएम किसान बेनिफिट्स को छोड़ रहे हैं उसमें ये है कि एब्सेंटी लैंडलॉर्ड हु मे हैव डिसाइडेड अगेंस्ट अवेलिंग ऑफ द सब्सिडी, यानी वही है कि लैंडलॉर्ड्स है, ज़मींदार लोग हैं कहीं ना कहीं। ये ज़मींदार जो है ये कहीं ना कहीं अब यहाँ पे तकलीफ तो फार्मर्स को होती है, तो उनको उतने कुछ बेनिफिट्स जो है वो उनके काम नहीं आ रहे। दूसरा, लैंड गोइंग टू टैक्स पेइंग डिसेंडेंट्स हु आर नॉट एलिजिबल, है ना। तो हम कहेंगे कि जो लैंड है वो कहीं ना कहीं टैक्स पेइंग लोग टैक्स भर यानी टैक्स पेइंग है, उनको कहीं ना कहीं लैंड मिल जाती है। अब देखिए, जैसा ए नाम का पर्सन है उसका डिसेंडेंट बी, उसके बाद बी आया, तो बी जो है वो टैक्स भर रहा है, उसके बाद सी डी जितने भी लोग होंगे जिनको ये ज़मीन मिलने वाली थी उनको नहीं मिलती है, तो जो टैक्स भरते रहता है उसी को मिलती है। तो फिर भाई बेनिफिट भी उनके किस काम के, ये लोगों के। और तीसरा रीज़न ये हो सकता है कि चेंज इन स्टेटस ऑफ लैंड ओनर्स, तो लैंड ओनर जो उनका स्टेटस बदल रहा है, अभी एक लैंड ओनर था तो कोई और लैंड ओनर बन गया, तो लैंड ओनर चेंज हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे कोई सी लैंड ओनर था तो उसके जगह कोई एक्स नाम का पर्सन लैंड ओनर आ गया, तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पे ओनर है लैंड के वो भी बदल रहे। इस कारण हो सकता है कि लोग जो है इसके बेनिफिट नहीं ले रहे, या फिर बहुत सारे लोगों ने इन्हीं कारणों से ये बेनिफिट्स लेना छोड़ दिया हो, तो ये सब हमें पता चलता है। तो पीएम किसान जो है ये न्यूज़ में आ गई, तो अबाउट पीएम किसान जान लेते हैं। तो पीएम किसान जो है इसको पीएम किसान सम्मान निधि भी कहा जाता है। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी ये सेंटर द्वारा स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो थे इसको स्पॉन्सर करती है, 100% फंडिंग आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और ये ऑपरेशनल है सिंस December 1, 2018 से ये चल रही है। तो की डिटेल्स देखिए स्कीम की। ये जो स्कीम है ये कहीं ना कहीं इनकम सपोर्ट देती है 6000 पर ईयर का, और ये 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में मिलता है जितने भी फार्मर की फैमिलीज़ हैं उनको। जैसा आप कह सकते हैं 2-2 हज़ार करके मिलेगा 3 इंस्टॉलमेंट्स में। दूसरा है डेफिनेशन, इसमें अब फैमिली का नाम आ रहा है, तो फैमिली यानी क्या, फैमिली में कौन कौन आता है। फैमिली में हस्बैंड आती है फार्मर अगर है तो उसकी हस्बैंड, या फिर लड़का फार्मर है तो उसकी वाइफ, और उनके बच्चे जो भी हैं माइनर चिल्ड्रन वो। तो स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन, यूनियन टेरिटरीज का और स्टेट गवर्नमेंट का, वो आइडेंटिफाई करती है ऐसे फार्मर की फैमिलीज़ जो एलिजिबल है इस स्कीम के अंडर। तो ये कौन डिसाइड करेगा, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज, उनके एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ डिसाइड करते हैं। तो पैसा तो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, बट कौन एलिजिबल है ये बताने का काम ये गवर्नमेंट्स करती है। फंड जो होता है डायरेक्टली ट्रांसफर होता है बैंक अकाउंट में जो भी बेनिफिशियरीज है उनके, और कुछ सर्टेन एक्सक्लूजन भी है, कुछ कैटेगरीज को एक्सक्लूड करा दिया गया है। जैसे जिनका हायर इकोनॉमिक स्टेटस है वो एलिजिबल नहीं है, जिनके ऑलरेडी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है वो एलिजिबल नहीं है। जैसे जितने भी लैंड होल्डर्स है, इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर जिनकी बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं, आप ऐसा कह सकते हैं, वो लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है। फार्मर फैमिली जो, और कौन कौन सी फैमिलीज़ एलिजिबल नहीं है, तो देखिए ये कैटेगरीज़ में आने वाली फैमिलीज़ एलिजिबल नहीं है। जैसे
कोई किसी को कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट मिली है, पहले वो किसान था, किसान के परिवारों से बिलोंग करता था, बट अब कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट मिले, काफ़ी अच्छे पोस्ट पे है कोई गवर्नमेंट में। दूसरा है मिनिस्टर है या फिर स्टेट मिनिस्टर बन गए, या फिर फॉर्मर या प्रेजेंट लोकसभा के या राज्यसभा के मेंबर है, या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर, या लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर है, या फिर मेयर है किसी भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, या चेयरपर्सन है डिस्ट्रिक्ट पंचायत के, तो इन सबको यहाँ पे ये बेनिफिट नहीं मिलेंगे। तीसरा वो सर्विंग या रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, यानी वो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्ट्रीज़ में, ऑफिसेस में या डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं या काम कर चुके हैं और अब रिटायर हो चुके हैं, या फिर सेंट्रल या स्टेट पीएससीज में जो भी गवर्नमेंट की कंपनीज़ है वहाँ पे वो काम कर रहे हैं, कुछ गवर्नमेंट से अटैच ऑफिसेस है, कुछ ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट के अंडर, वहाँ के या फिर लोकल बॉडीज से जुड़े हुए जो ऑफिसेस है वहाँ के एम्प्लॉयज़ को भी ये बेनिफिट नहीं मिलेंगे, बाकी सबको ये बेनिफिट मिल सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं उन्होंने रिलीज़ किया था 16th इंस्टॉलमेंट पीएम किसान का February 28, 2024 को, जो कि रिसेंटली हुआ था, वो 16th इंस्टॉलमेंट था। तो KYC मैंडेटरी होती है, नो योर कस्टमर होता है KYC, उससे पता चलता है कि कौन किसान क्या कर रहा है, क्या आप एलिजिबल हो कि नहीं हो। यहाँ पे रजिस्टर्ड फार्मर्स का हर बार KYC होते रहता है, क्योंकि हो सकता है कोई बाद में ज्वाइन करे सर्विसेज या ये सब, तो वो लोग भी यहाँ पे एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो ये जो करंट अफेयर था ये था पीएम किसान को लेकर, इसका सोर्स था इंडियन एक्सप्रेस। बात जो हमें अगली न्यूज़ देखने मिल रही है वो है यूरोपियन पार्लियामेंट को लेके, और पार्लियामेंट की बात है तो ये सिलेबस इसका करंट इवेंट्स में तो जाएगा ही, बट आप जानते हैं कि इंडियन पॉलिटी से भी इसमें क्वेश्चन आ सकता है। तो दो यानी करंट इवेंट के अलावा इंडियन पॉलिटी से भी क्वेश्चन आने के चांस है। अब यूरोपियन पार्लियामेंट न्यूज़ में रहा, अब न्यूज़ में क्यों रहा, तो यूरोपियन पार्लियामेंट इलेक्शन जो है वो होने वाले थे, वो है कि जून 6 से जून 9 के बीच में। तो यहाँ पे यूरोप के भी पार्लियामेंट के इलेक्शन होने वाले हैं, जैसे इंडिया में अभी इलेक्शन हुए। बैकग्राउंड में जाते हैं तो अराउंड 373 मिलियन सिटीजन्स जो है, जो कि 27 मेंबर स्टेट से आते हैं यूरोपियन यूनियन के। अब यूरोपियन यूनियन क्या है, तो यूरोपियन यूनियन एक ऐसा यूनियन, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें काफ़ी सारे हम कहेंगे कि मेंबर्स हैं, अलग अलग मेंबर्स हैं, कंट्रीज़, यूरोप की कंट्रीज़ अलग अलग इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है, यूरोपियन यूनियन है। तो टोटल 27 मेंबर स्टेट से हम कहेंगे 373 मिलियन सिटीजन्स जो होते हैं वो वोट करने वाले थे जून 6 से जून 9 के बीच में जो इलेक्शन होने वाले यूरोपियन पार्लियामेंट के उसमें। और आपको ये भी बता दूं कि विच इज़ द ओनली डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी ऑफ द यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन में भी डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी है, तो डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी ऐसी ही ये एक पहली डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी है जो कि आपको देख, या इकलौती ऐसी डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी। डायरेक्टली इलेक्टेड यानी लोग जिसे डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं यूरोपियन यूनियन के, उसको यूरोपियन पार्लियामेंट कहा जाता है। की टेक अवेज देखते हैं तो यूरोपियन पार्लियामेंट जो होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये इट इज़ ओनली डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो इकलौती ऐसी डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी है यूरोपियन यूनियन के, इस यूनियन की, और ये रिप्रेजेंट करती है सिटीजन्स ऑफ द मेंबर स्टेट, है ना। सिटीजन जो भी है मेंबर स्टेट्स के, स्टेट्स यानी यहाँ याद रखेगा स्टेट्स यानी कंट्रीज़, तो अलग अलग कंट्रीज़ के जो सिटीजन्स है वो इसमें वोट करते हैं और वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। तो ये पार्लियामेंट काम क्या करता है, इस पार्लियामेंट के मेन 3 रोल है। पहला रोल आता है लेजिस्लेटिव यानी आपको पता ही है वो लॉ मेकिंग वाला रोल है। तो यहाँ पे यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड जो भी लॉ रहेंगे वो तो काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन के साथ मिलके बेस्ड ऑन यूरोपियन कमीशन प्रपोजल यहाँ पे लॉ बनाने का काम करता है ये पार्लियामेंट। दूसरा, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स क्या रहने चाहिए, यूरोपियन यूनियन किसके साथ एग्रीमेंट साइन करेगा, कौन सा करेगा, ये भी यहाँ डिसाइड करता है। उसके अलावा जो भी ब्लॉक है, जो भी ये पूरे काम चल रहे उसका जो भी ब्लॉक है उसको बढ़ाना है या नहीं, यूरोपियन यूनियन को बढ़ाना है कि नहीं, इसमें और किसी मेंबर स्टेट्स को जगह देनी है कि नहीं, ये भी यहाँ पे डिसीजन लिए जाते हैं। और कमीशन का जो भी वर्क है उसके प्रोग्राम का वो भी रिव्यू किया जाता है कि किस तरह से काम चल रहा है। तो पहला जो उनका रोल है वो है लेजिस्लेटिव यानी लॉ मेकिंग से रिलेटेड। दूसरा है सुपरवाइजरी यानी ध्यान रखने से रिलेटेड। तो सबसे पहले यहाँ पे ये होता है कि यूरोपियन यूनियन के अंडर जितने भी इंस्टीट्यूशन आते हैं उसके स्टडी करना, उसकी स्क्रूटिनी करना, ये काम यहाँ पे यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट का है। दूसरा, कमीशन जो होता है उसको इलेक्ट किया जाता है, जो कमीशन का प्रेसिडेंट है उसको इलेक्ट किया जाता है और कमीशन को कहीं ना कहीं अप्रूवल दिया जाता है एज अ बॉडी। और पॉसिबिलिटी होती है वोटिंग ऑफ मोशन ऑफ सेंसर, यानी हम यही कहेंगे किसी को निकालना है, किसी को रखना है, ये सब वोटिंग से डिसाइड होता है। और कमीशन के काम क्या है, कमीशन को कभी रिज़ाइन करने भी कह सकते हैं अगर वो ठीक से काम नहीं करे, ये सब उनके पास पावर होती है। अगला उनका काम है डिस्चार्ज देना, यानी हम कहेंगे यूरोपियन यूनियन जो है उसका जो बजट है वो उसमें जो पैसे आ रहे हैं यूरोपियन यूनियन में वो कहाँ कहाँ यूज़ होंगे ये डिसाइड करना और वो बराबर हुए कि नहीं ये देखना। और सिटीज़न के जो पिटीशन है उसको एग्जामिन करना। सिटीज़न के जो पिटीशन होते हैं यानी सिटीज़न ने जो कंप्लेंट्स या केस फाइल की है, जो भी
वो केसेस या कंप्लेंट्स है उसके ऊपर इंक्वायरीज बिठाना, उसके ऊपर वर्क करना, और मॉनेटरी पॉलिसी क्या रहेगी, यानी पैसे से रिलेटेड यूरोपियन सेंट्रल बैंक की पॉलिसी क्या रहनी चाहिए, ये भी यहाँ डिसाइड किया जाता है। कमीशन को क्वेश्चन करना, काउंसिल को क्वेश्चन करना, इलेक्शंस जो है वो किस तरह से चल रहे हैं, किस तरह से नहीं, ये ऑब्जर्व करना, ये सब इनका सुपरवाइजरी काम है। और तीसरा काम आपको जो देखने मिलता है वो बजटरी काम है। बजटरी की बात करें तो यहाँ पे बजट बनाना, कितना पैसा आएगा और वो पैसा कहाँ लगाया जाएगा, टैक्स थ्रू कितना आएगा, बाकी चीज़ों के थ्रू कितना पैसा आएगा और उसको कहाँ खर्च किया जाएगा, ये सब काउंसिल के साथ मिलकर डिसीजन लिए जाते हैं। और यूरोपियन यूनियन का लॉन्ग टर्म बजट भी बनाया जाता है एक लंबे समय के लिए। तो मल्टी एनुअल फाइनेंशियल फ्रेमवर्क होता है, पूरे साल भर क्या पैसे लगाने, ये सब भी यहाँ देखा जाता है। तो अब क्या है कि ये एक ऐसा पार्लियामेंट है जो कि एक देश का नहीं है, इसमें काफ़ी सारे देश इन्वॉल्व है, ऐसा ये पार्लियामेंट है। तो ये नेशनल पार्लियामेंट यानी एक देश के पार्लियामेंट से अलग है। तो अनलाइक नेशनल पार्लियामेंट, यूरोपियन पार्लियामेंट जो होता है इसको राइट टू प्रपोज लॉज नहीं है। यानी देखेंगे तो देश के लिए अलग अलग लॉ जो बनते हैं वो हमारा देश का पार्लियामेंट बनाता है। बट ऐसा मत समझिएगा कि यूरोपियन यूनियन जो है वो यूरोपियन यूनियन में जो जो देश है उनके लिए लॉ बनाता है। ये सिर्फ यूरोपियन यूनियन का एक कंबाइनली लॉ बनाता है। और आपको ये बता दूं कि जो भी एग्जीक्यूटिव पावर है वही है कि क्या करेगा कमीशन, क्या नहीं, कमीशन ने क्या काम करना चाहिए, मेनली ये पावर है। यूरोपियन पार्लियामेंट में 720 मेंबर्स है, 720 मेंबर्स है जो कि हर 5 साल बाद इलेक्ट होते हैं। जैसे इंडिया के भी पार्लियामेंट में लोकसभा में 5 साल बाद ही मेंबर्स इलेक्ट होते हैं। तो ये याद रखना इजी है, हमारे लोकसभा से भी हम इसको कंपेयर करके याद रख सकते हैं। तो ये जो भी आप मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट होते हैं, एमईपी इनको कहा जाता है, वो अपने प्रेसिडेंट को चुनते हैं और प्रेसिडेंट चुना जाता है 2.5 ईयर्स के लिए, 2.5 साल के लिए। और आपको बता दूं कि ये लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक इलेक्टोरेट है पूरे वर्ल्ड का, सेकेंड लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक इलेक्टोरेट है पूरे वर्ल्ड का, यानी इंडियन पार्लियामेंट के बाद। इंडिया में देखा गया तो बहुत सारे मेंबर्स हैं, अगर आप वैसे देखोगे भी तो लोकसभा और राज्यसभा मिलके ही हमारे देश में फिर भी ऐसा समझ जाइए कि एक हम नंबर भी ले ले तो 250 550 मिलके, यानी 800 के आसपास मेंबर्स तो हमारे पार्लियामेंट में ही है। तो यहाँ पे 720 मेंबर्स है, तो ये भी काफ़ी एक बड़ा है, बट हमसे बड़ा पार्लियामेंट नहीं है। तो यहाँ पे वोटर्स जो है वो 373 मिलियन एलिजिबल वोटर है जो इसमें वोट करते हैं। तो काफ़ी बड़ा एक पार्लियामेंट है। अब यहाँ पे वोट कौन कर सकता है इलेक्शन में, ये भी देख लेते हैं। तो इन 21 मेंबर स्टेट्स अगर देखा गया तो जो भी मेंबर स्टेट्स है उसमें 18 और 18 के अबाउ जो भी लोग हैं वो यहाँ पे वोट कर सकते हैं। बेल्जियम, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, माल्टा, यहाँ पे मिनिमम एज वोटिंग की 16 ईयर्स है। ग्रीस में जो लोग हैं जो 17 हो जाते हैं वो वोट कर सकते हैं। हंगरी में देखा गया तो जो मैरिड इंडिविजुअल होते हैं वो वोट कर सकते हैं, उनकी एज चाहे कितनी भी रहे, ये अलग ही रूल है एक। और सिटीज़न जो होते हैं जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में रहते हैं वो वोट करते हैं अपने कैंडिडेट्स में, अपने कंट्री ऑफ ओरिजिन से या फिर वो जहाँ रहते हैं उस देश से। तो यहाँ से इस तरह से वोटिंग होती है। और हु कैन रन, जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं मस्ट बी यूरोपियन यूनियन सिटीजन्स, है ना। तो कौन हो सकते हैं ये लोग, तो ये पहली बात तो ये है कि ये यूरोपियन यूनियन में जो देश आते हैं उसके सिटीजन रहने चाहिए। वोटर्स जो होते हैं वो इंडिविजुअल कैंडिडेट्स, यानी कैंडिडेट्स हु कैन रन, यानी जो कैंडिडेट्स कौन खड़े रह सकते हैं इलेक्शन में, तो ये यूरोपियन यूनियन के ही जो सिटीज़न है उनमें से ही कोई खड़ा रह सकता है। वोटर जो होता है वो इंडिविजुअल्स कैंडिडेट जो होते हैं या फिर पॉलिटिकल पार्टी डेलीगेट्स होते हैं वो उसमें से कुछ लोगों को चुनते हैं। वो डिपेंड करता है उनके देश पे। एक बार इलेक्ट हो गया तो पॉलिटिशियंस जो होते हैं हर देश से वो फिर यूरोपियन ग्रुप में चले जाते हैं और उस पार्लियामेंट का वो हिस्सा बन जाते हैं। इलेक्टेड इंडिविजुअल जो होते हैं वो फिर बाकी नेशनल गवर्नमेंट के कोई फंक्शंस पूरे नहीं कर सकते अपने खुद के देश के, उनको यूरोपियन यूनियन के लिए ही काम करना पड़ता है, या बाकी किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए वो जब मेंबर होते हैं यूरोपियन यूनियन के तब वो काम नहीं कर सकते, जब वो MEP होते हैं तब वो काम नहीं कर सकते हैं खुद के देश के लिए, उनको यूरोपियन यूनियन के लिए काम करना पड़ता है, यानी उनको यूरोपियन यूनियन के कमीशन का हिस्सा रह के उसी के लिए काम करना होता है। तो ऐसा ही यूरोपियन पार्लियामेंट जो है ये न्यूज़ में रहा और इसका जो सोर्स था वो था इंडियन एक्सप्रेस। हमें न्यूज़ देखने मिल रही है वो है मिशन कर्मयोगी को लेके। अब कर्मयोगी मिशन है तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इसका जो सिलेबस है वो गवर्नेंस में जाता है। अब ये कर्मयोगी क्या है आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, IIPA है, इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये कहीं ना कहीं मिशन कर्मयोगी कैसे चल रहा है और कैसे नहीं ये देख रहा है। और रिसेंटली जो ट्रेंड स्टाफ है यानी जो ट्रेनिंग लेके आए मिशन कर्मयोगी के चलते, तो उनको कहीं ना कहीं देख रहा है और रिपोर्ट कर रहा है कि वो उनमें सच में कोई बदलाव आए हैं कि नहीं, या डेटा एनालिटिक्स जो है उसके ऊपर काम किया जा रहा है, गवर्नेंस टूल्स पर काम किया जा रहा है। ये सब क्या है आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले गवर्नेंस हमें सुधारना है। गवर्नेंस सुधारना यानी जो गवर्नमेंट में लोग हैं, जो भी ऑफिशियल्स है, वो लोग
उनको उनके काम करने के तरीक़ों में सुधारना लानी है, अच्छे से गवर्न हो सके देश, वो हमें करना है, एफिशिएंसी लानी है, कॉम्पिटेंट सिविल सर्विसेज हमें हमारे देश को देना है। यही हमारे देश के एम्बिशंस है, यही हमारे देश की इच्छा है। इसी के लिए मिशन कर्मयोगी काम करते हैं, ताकि सिविल सर्विसेज वाले जो लोग हैं या फिर जो भी गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं ट्रेनिंग दे सके। तो चलिए देख लेते हैं मिशन कर्मयोगी है क्या। मिशन कर्मयोगी इसको नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग भी कहा जाता है, क्योंकि जो सिविल सर्विसेज है उसकी कैपेसिटी ये बिल्ड करता है, उसको और अच्छा करता है। और ये लॉन्च किसने किया है, तो याद रखिएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। मिशन जो होता है इसको लॉन्च किया गया था यूनियन कैबिनेट ने 2 सितंबर 2020 को ही। इसका एम क्या था, एम यही था कि गवर्नमेंट के जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसको और अच्छा करना, यानी जो भी लोग हैं उनको ट्रेनिंग देके और अच्छे से काम हो सके, इसके लिए बनाना है। ब्यूरोक्रेसी जो हमारी है उसको और इफ़िशिएंट और इफ़ेक्टिव और अकाउंटेबल बनाना। गोल यही है कि जो स्किल्स है उसको डेवलप करना, जो कॉम्पिटेंसीज़ है जो सिविल सर्वेंट्स की वो और बढ़ाना, ताकि वो और अच्छा रिजल्ट सिटीजन्स को दे पाए। मिशन इसका अगर देखा गया तो जो इंडियन सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग और गवर्नेंस को ठीक करना, ये इसका मेन मिशन है। अब इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क देखिए कौन कौन इसके लिए काम करता है। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क इसमें जो काम कर रहे हैं वो 4 इंस्टीट्यूशंस हैं और या फिर फंक्शनल बॉडीज़ है। यहाँ पे सेंटर से कुछ लोग हैं, स्टेट या सिविल सोसाइटी से भी कुछ लोग आए हैं, और पॉलिटिकल ऑफिसेस से भी जो इंस्टीट्यूशन है वो काम कर रहे हैं। जैसे कि हम कहेंगे प्राइम मिनिस्टर्स ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल इसके ऊपर काम कर रहा है, कैबिनेट सेक्रेटरीट या फिर हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन यूनिट इस पे काम कर रहा है, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन काम कर रहा है, एसपीवी कर्मयोगी भारत इस पे काम कर रहा है। ये सब जो है ये कहीं ना कहीं सब यहाँ से आए हुए लोग हैं। एज ऑफ नाउ अभी देखा गया तो 3506824 टोटल कर्मयोगी जो है वो ऑन बोर्ड है, और 1039 टोटल कोर्सेस अभी अवेलेबल है इन लोगों के लिए। कोर्सेज की रेंज जो है वो कहाँ से है, तो AI यूजिंग गूगल बार्ड, चैट GPT बिगिनर्स के लिए ये भी सिखाया जाएगा, इन्वेस्ट इंडिया ये सिखाएगा। दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये सिखाया जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट जो बनाया है वो यहाँ पे सिखाएंगे बिगिनर्स को। वुमेन को सेल्फ डिफेंस टेक्निक सिखाई जाएंगी, ये सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF ये सिखाएगा, और ऐसे काफ़ी सारे कोर्सेस यहाँ पे हैं। तो मिशन कर्मयोगी जो है ये न्यूज़ में रहा, और इसका जो सोर्स था इस करंट अफेयर का वो था CBC। तो अगली न्यूज़ देखने मिल रही है वो है 3 आइलैंड्स को लेके, और वो आइलैंड के नाम है ग्रेटर ट्यूम, लेस ट्यून और अबू मूसा आइलैंड। अब आइलैंड की बात है तो ये सिलेबस तो ज्योग्राफी में ही जाएगा। तो हुआ क्या है, चाइना जो है उन्होंने कहीं ना कहीं अपना एक पोजीशन क्लियर की है कि जो 3 डिस्प्यूटेड आइलैंड्स थे, यहाँ पे जो 3 डिस्प्यूटेड आइलैंड्स के नाम लिखे हैं, इसमें काफ़ी डिस्प्यूट चल रहा था उनके गल्फ़ में जो है। तेहरान ने काफ़ी गुस्सा दिखाया बीजिंग में कि भाई ये ईरान कंट्रोल आइलैंड्स है, यहाँ पे इसको रिजॉल्व करना चाहिए, ये करना चाहिए, या फिर ये इस पे सॉल्यूशन होना चाहिए। चाइना ने ये कहा है कि इसको रिजॉल्व किया जाना चाहिए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा, UAE के द्वारा। जो आइलैंड से उसको क्लेम करता है UAE और ईरान, और तेहरान जो है हैव बीन हेल्ड बाय तेहरान, तो क्लेम कर रहा है कि UAE और ईरान की ये हमारे हैं, और तेहरान जो है वो कह रहा है कि वो आइलैंड्स पे अब तक कब्जा जमा के था। तो चाइना जो है वो कहीं ना कहीं तेहरान के गुस्से के बावजूद अब वो UAE और ईरान को सपोर्ट करते हुए दिख रहा है। 1971 से वो तेहरान के पास थे, जब से ब्रिटिश फोर्सेस इस गल्फ़ को छोड़ के गए तब से वो डिस्प्यूटेड थे, और तेहरान अपने पास रखता है उन्हें। तो स्टेटमेंट दिया है लास्ट वीक, चाइना ने एक्सप्रेस किया है कि हम सपोर्ट करेंगे UAE को कि वो पीसफुल सोल्यूशन देंगे, और जो इशू है आइलैंड के वो सॉल्व करेंगे, ग्रेट ट्यूम आइलैंड, लेसर ट्यूम आइलैंड और अबू मूसा आइलैंड। तो उसके बाद जो ईरानियन फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने चाइनीज़ एम्बेसडर को सम्मन किया है टू ईरान टू प्रोटेस्ट चाइनाज रिपीटेड सपोर्ट फॉर UAE। तो हम यही कहेंगे कि ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर जो है वो कहीं ना, अब देखिए ईरान भी यहाँ पे क्या कर रहा है, तो इसको सपोर्ट कर रहा है, बट कहीं ना कहीं UAE को ही चाइना सपोर्ट करते दिख रहा है। तो ईरान भी ये कह रहा है कि चाइना जो ये सपोर्ट कर रहा है UAE को, ये ठीक नहीं है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे चली हैं। अब यहाँ पे ग्रेट ट्यूम आइलैंड, लेसर ट्यूम आइलैंड ये है क्या, तो ग्रेटर ट्यूम आइलैंड, लेसर ट्यूम आइलैंड ये 2 स्मॉल आइलैंड्स है ईस्टर्न पर्शियन गल्फ़ में। अब यहाँ पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे आपको ये जो है ये ग्रेटर ट्यूम आइलैंड देखने मिल रहा है, और ये लेसर ट्यूम आइलैंड देखने मिल रहा है। ये तो है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि गल्फ़ है, ये गल्फ़ पर्शियन गल्फ़ है, गल्फ़ ऑफ ओमान है, यहाँ पे आपको ये देखने मिलता है। तो दे लाई अराउंड 12 किलोमीटर फ्रॉम ईच अदर, 12 किलोमीटर एक दूसरे से दूर है। साउथ ऑफ ईरानियन आइलैंड जो क्षेम आइलैंड है उससे ये कहीं ना कहीं यहाँ पे आप देख रहे हैं उसके साउथ में ये 2 आइलैंड्स आपको देखने मिलते हैं क्षेम के।
उसके अलावा आइलैंड जो होता है उसको एडमिनिस्टर करता है ईरान एज अ पार्ट ऑफ इट्स हॉर्मोज़गन प्रोविंस, है ना। वो कहता है कि हॉर्मोज़गन प्रोविंस जो है उसका ही ये हिस्सा है। ग्रेटर ट्यूम आइलैंड जो होता है उसको रेड सॉइल के लिए जाना जाता है और वो काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट में रहता है उसके पॉपुलेशन को लेके, क्योंकि हम कहेंगे वाइल सम सोर्सेज स्टेट दैट देयर आर बिटवीन अ फ्यू डजन एंड फ्यू हंड्रेड इनहैबिटेंट्स, अदर डिस्क्राइब द आइलैंड हैविंग नो नेटिव सिविलियन पॉपुलेशन। तो वो कहते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं जो यहाँ से जुड़े हुए हैं, बट कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ कोई भी नहीं है, नेटिव सिविल पॉपुलेशन कोई भी नहीं है, सब इधर उधर से आए हुए लोग हैं। तो काफ़ी डिस्प्यूटेड है। और लेसर ट्यूम की अगर बात करें तो यहाँ पे स्मॉल एयरफील्ड है, हार्बर है, ईरानियन मिलिट्री यूनिट है, वही यहाँ पे रहते हैं। अबू मूसा की बात करें तो अबू मूसा एक आइलैंड है जो कि ईस्टर्न पर्शियन गल्फ में नियर द एंट्रेंस ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो यहाँ पे आपको अबू मूसा देखने मिल रहा है पर्शियन गल्फ के पास। तो ये होने के अलावा ड्यू टू डेप्थ ऑफ सी, ऑयल टैंकर्स, बड़ी बड़ी शिप्स जो है, बिग शिप्स, उनको अबू मूसा से पास होना पड़ता है, ग्रेटर लेसर ट्यूम से पास होना पड़ता है। और ये आइलैंड को कुछ स्ट्रैटेजिक पोजीशन भी देता है पर्शियन गल्फ में, क्योंकि काफ़ी सारी शिप्स यहाँ से पास होती है, तो कहीं ना कहीं उनको फ़ायदा भी होता है। आइलैंड जो होता है इसका एडमिनिस्टर करता है ईरान एज अ पार्ट ऑफ प्रोविंस ऑफ हॉर्मोज़गन। तो ये मैंने आपको बताया। तो ये जो करंट अफेयर था इसका सोर्स था रॉयटर्स। जो हमें न्यूज़ देखने मिलती है वो है स्ट्रोमैटोलाइट्स को लेके। स्ट्रोमैटोलाइट्स है क्या, ये बताने से पहले बता दो इसका सिलेबस साइंस और टेक्नोलॉजी में जाता है। साइंटिस्ट जो होता है उन्होंने अनअर्थड किए हैं, यानी उन्होंने अर्थ से कुछ लिविंग स्ट्रोमैटोलाइट्स जो है वो निकाले हैं। स्ट्रोमैटोलाइट्स यानी एंशियंट जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स है, काफ़ी पुराने ज़मीन में रहने वाले ये स्ट्रक्चर्स है जो कि अलगे से बने हैं, अलगी से बने हैं। उसके अलावा आपको ये बता दूं कि ये शेबारा आइलैंड जो है वहाँ से निकाले गए हैं नॉर्थ ईस्टर्न शेल्फ से, रेड सी के, सऊदी अरेबिया में। ये आपको याद रखना है। ये जो एंशियंट लाइफ फॉर्म्स है ये कितने पुराने हैं, तो ये 3.48 बिलियन ईयर्स पुराने हैं। और आपको ये बता दूं कि कहीं कुछ मॉडर्न एनवायरमेंट्स में ये देखने मिलते हैं, जैसे शार्क बे में ऑस्ट्रेलिया में, या फिर एक्ज्यूमा आइलैंड जो है बहामास का, वहाँ पे ये देखने मिले हैं पिछले कुछ टाइम में। बैकग्राउंड की बात करें तो रीज़न यही है कि ये जो क्रूशियल डिस्कवरी के पीछे ये रीज़न ये है कि स्ट्रैमेटोलाइट्स जो है ये अर्लीस्ट जियोलॉजिकल इंडिकेटर ऑफ लाइफ है ऑन अर्थ, यानी जहाँ स्ट्रैमेटोलाइट्स देखने मिल रहे हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं लाइफ थी अर्थ पे, ये इंडिकेट करते हैं स्ट्रैमेटोलाइट्स, क्योंकि काफ़ी पहले से यहाँ लाइफ आई होगी, क्योंकि ये 3.48 बिलियन ईयर्स पुराने हैं। तो ये स्ट्रैमेटोलाइट्स क्या होते हैं ये देख लेते हैं। स्ट्रैमेटोलाइट्स एक लेयर्ड सेडिमेंट्री फॉर्मेशन है। सेडिमेंट्री यानी जो पानी में रहते हैं, पानी के साथ बहते हैं, ऐसे सेडिमेंट्री ये स्ट्रैमेटोलाइट्स हैं। और वो मेनली बाय फोटोसिंथेटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से बनते हैं। फोटोसिंथेटिक यानी आपको पता है जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो ग्रोथ के लिए अपने, तो उसी फोटोसिंथेसिस के बनते हैं विथ यूज़ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हम कहेंगे सनलाइट, ये होता है। तो कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है फोटोसिंथेटिक जो इनको बनाते हैं, तो वो है साइनोबैक्टीरिया, सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया एंड स्यूडो मैनोडोटा करके हैं। तो ये मोनाडोटा करके है, स्यूडो मोनाडोटा, ये सब हम कहेंगे। तो फॉर्मली इसको कहा जाता था प्रोटियोबैक्टीरिया। तो ये सब जो है वो इसको बनाते हैं, जो स्ट्रोमैटोलाइट्स होते हैं उनको। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एडेसिव कंपाउंड बनाते हैं, थोड़े से स्टिकी से कंपाउंड, या फिर हम कहेंगे कि ये बनाते हैं जैसे सीमेंट सैंड और रॉकी मटेरियल जो होते हैं उसके ऊपर, और माइक्रोबियल मैट्स इनकी बन जाती है, तो उसके ऊपर ये चिपके के रहते हैं। तो ये जो मैट्स होती है बिल्ट अप लेयर बाय लेयर, ग्रोइंग ग्रेजुअली ओवर टाइम, और ये स्ट्रैमेटोलाइट्स होते हैं। दे एग्जिबिट अ वेराइटी ऑफ फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर्स, अलग अलग स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे कोनिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रैटिफॉर्म, डोमल स्ट्रक्चर, कॉलमनर स्ट्रक्चर, ब्रांचिंग टाइप्स यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं। स्ट्रोमैटोलाइट्स जो होते हैं कंसिडर द ओल्डेस्ट लिविंग लाइफ फॉर्म, हमारे प्लानट का सबसे पुराना कोई लाइफ है तो स्ट्रोमैटोलाइट्स है, तो इसीलिए इसकी डिस्कवरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लिविंग फॉसिल है जो कि हमें इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स बताता है कि मोस्ट एंशियंट लाइफ कहाँ पे रही होगी। बायोटिक स्ट्रक्चर यानी ये जिंदा जो स्ट्रक्चर्स है ये ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट को भी बताता है, ओवर 2 बिलियन ईयर एगो जो हुआ था, यानी इंट्रोड्यूस हुआ था ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, ये भी हमें बताता है। ट्रांसफॉर्मिंग प्लांट्स हैबिटेबिलिटी, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हमें स्ट्रोमैटोलाइट से पता चलती है। बीइंग फोटोसिंथेटिक यानी ये अपना खाना खुद बना सकते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं इसमें वो, तो ये फोटोसिंथेटिक है। साइनोबैक्टीरिया जो होता है ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है एज अ बाय प्रोडक्ट। फोटोसिंथेसिस आपको तो पता है, जैसे प्लांट्स एज अ बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और सनरेज का यूज़ करके वो कहीं ना कहीं
हम कहेंगे कि अपना खाना बनाते हैं और उसमें बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन निकलता है, वैसे यहाँ से भी ऑक्सीजन निकलता है। फोटोसिंथेसिस जो होता है वो तो बहुत अच्छा सोर्स है ऑक्सीजन गैस का एटमॉस्फेयर में, तो स्ट्रोमेटोलाइट्स भी बहुत काम के। तो स्ट्रोमेटोलाइट्स जो है ये ज़्यादा कॉमन हो गए 2.5 बिलियन ईयर्स एगो, ये काफ़ी देखने मिले और ग्रेजुअली इन्होंने अर्थ का एटमॉस्फेयर भी बदला है, क्योंकि इन्होंने हमें कहीं ना कहीं ऑक्सीजन प्रोवाइड किया, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच मिक्सचर था वो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर आज बन गया। तो ये मेजर चेंज जो होता है इससे नेक्स्ट एवोल्यूशनरी स्टेप आई, क्योंकि ऑक्सीजन आने से ही बाकी लाइफ आगे हमें देखने मिली यूक्रियोटिक सेल से रिलेटेड। उसके अलावा जो ऑक्सीजनेशन इवेंट होते हैं इनिशियली उन्होंने काफ़ी सारे कंपटीटर्स को वाइप आउट कर दिया और स्ट्रोमेटोलाइट्स जो होते हैं उनको डोमिनेट करने का कहीं ना कहीं मौका दिया, क्योंकि स्ट्रोमेटोलाइट्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन को रिलीज़ कर रहे हैं। तो आर्कियन ईऑन करके जो पीरियड था उसमें ये आपको देखने मिले। हाउएवर जो लाइफ होती है उन्होंने फिर अडॉप्ट करना शुरू किया ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर को। स्ट्रोमेटोलाइट्स जो होते हैं फिर वो डिक्लाइन होने लगे, क्योंकि अब ऑक्सीजन बनने लगा, बाकी लोग आने लगे, तो ये कहीं ना कहीं डिक्लाइन होते हुए दिखने लगे। फिर ये रीअपियर हुए, फिर से ये दिखने लगे मास एक्सटिंक्शन के बाद या फिर एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में ये देखने मिलते हैं। रीडिस्कवरी जो है स्ट्रोमेटोलाइट्स की, ये शेबारा आइलैंड जो है यहाँ पे आपको देखने मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ हमको दिखाती है। पर्टिकुलरली मार्स के ऊपर भी ये देखने मिल सकती है। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल यानी हम कहेंगे कि अर्थ के अलावा और भी लाइफ आपको देखने मिलती है। बाय स्टडिंग स्ट्रोमेटोलाइट्स, इसको स्टडी करने से हम ये देख सकते हैं कि अर्थ में ये ऑक्सीजनेटेड एटमॉस्फेयर कैसा था, अर्थ आने के पहले क्या हाल था, अर्थ आने के बाद क्या हाल हुआ। साइंटिस्ट जो होते हैं वो कहीं ना कहीं लाइफ अदर प्लैनेट्स पे भी ढूंढ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रोमेटोलाइट्स। अगर वहाँ मिल जाते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि वहाँ भी लाइफ आने के चांसेस है बाकी प्लैनेट्स पे भी। तो स्ट्रोमेटोलाइट्स इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है और इनका जो सोर्स था इस करंट अफेयर का वो था बिजनेस इनसाइडर। अब बारी है आज के प्रैक्टिस एमसीक्यूज को सॉल्व करने की। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन देखने मिल रहा है वो है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पीएम किसान स्कीम। इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम विथ 100% फंडिंग फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. Second, the scheme provides an income support of 6,000 per year in 3 equal installments to all land holding farmer families. Third, state government and union territory administrations identify farmer families which are eligible to support as per scheme guidelines. How many of the statement given above are correct? Only one, only two, all three या फिर none. जो भी ऑप्शन सही लगता है उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। Question 2. Consider the following statement about European Parliament. The European Parliament is the only directly elected body of European Union. Second, unlike national parliaments, European Parliament does not have the right to propose law but can only negotiate those proposed by Executive European Commission. Third, European Parliament comprises 720 members, जिनको MEPs कहा जाता है, elected every 5 years. How many of the statement given above are correct? Only one, only two, all three या फिर none. उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन हमें देखने मिल रहा है वो है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्ट्रोमेटोलाइट्स. स्ट्रोमेटोलाइट्स आर लेयर्ड सेडिमेंट्री फॉर्मेशंस क्रिएटेड मेनली बाय फोटोसिंथेटिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स सच एज साइनोबैक्टीरिया. सेकंड, स्ट्रोमेटोलाइट्स आर कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट लिविंग लाइफ फॉर्म्स ऑन आवर प्लैनेट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबाउ इज और आर करेक्ट? वन, ओनली टू, ओनली बोथ वन एंड टू या फिर नाइदर वन नॉर टू. अब देखते हैं जो हमने पिछले करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे उसके आंसर्स क्या है, सही आंसर्स. तो 5 जून के जो सही आंसर है करंट अफेयर्स के वो है क्वेश्चन 1 का सी, क्वेश्चन 2 सी, क्वेश्चन 3 डी. आई होप आप सबके आंसर्स करेक्ट निकले हो. अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक जरूर करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलते रहे. अगर आप और अपडेट्स चाहते हैं तो आप फेसबुक पेजेस जो है मेरे उनको भी फॉलो और लाइक कर सकते हैं. श्रेयस बढ़िया इंटरप्रिटेशन. अगर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई भी डाउट पूछना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज के थ्रू इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं. मुझे फॉलो कीजिए श्रेयस बढ़िया द पीस लवर पर. आपको आपके सवालों के जवाब भी मिलते रहेंगे. उसी के साथ साथ अगर आप मुझे मेल करना चाहे तो shreyasbadi@gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं. और अगर आप और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे एकेडमी श्रेयस IAS एकेडमी के जो अकाउंट है इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे वहां भी उसे फॉलो करके मुझे सपोर्ट दिखा सकते हैं. मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे.